आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में उत्तर प्रदेश प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष और जो कि आप रघुनाथपुर ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान भी हैं, आप पहले टीचर भी रहे हैं किसान इंटर कॉलेज में। तो टीचर रहते हुए आपने किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी और आप जिला अध्यक्ष भी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश प्रधान संघ के। तो प्रधानों के लिए क्या उनके राइट्स होते हैं, क्या उनके कार्य योजना में उनके क्या अधिकार हैं, कैसे उनको कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है इन सब चीज़ों पे। तो इन सब विषय पे तमाम सारे प्रश्नों को लेकर मैंने आज श्रीमान शेर बहादुर सिंह जी से समय मांगा है और आपने सर मुझे समय दिया। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप खेल के अध्यापक रहे किसान इंटर कॉलेज में। बहुत समय से आपने बच्चों को शिक्षा दिया है, एक नई दिशा दिया है कि हमारा इंडिया फिट रहेगा तभी बढ़ेगा। तो इतनी एक्टिविटी सर, कैसे इतनी ऊर्जा आपको मिली? ये सब आज भी आप एकदम एक्टिव दिखते हैं। देखें, मेरा परिवार बहुत पहले से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है। मेरे बड़े भाई किसान इंटर कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता थे और उन्होंने ही हमको शिक्षा दीक्षा दिलवाई। मेरी रुचि को देखते हुए उन्होंने खेल अध्यापक बनाने का काम हमारे लिए शुरू किया। मैंने फिर खेल की ट्रेनिंग किया और तत्कालीन प्रिंसिपल और मैनेजर ने किसान इंटर कॉलेज में मुझको काम करने का अवसर दिया और मेरी नियुक्ति किया। मैं सन 1971 से परशुरामपुर में नौकरी प्रारंभ किया हूँ और जब तक मेरा कार्यकाल था, मैं सर्विस में था, तब तक खेल जगत को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज के छात्र छात्राओं को स्वस्थ रहने के लिए जो भी शिक्षा आवश्यक थी उतना मैंने सारे लोगों को शिक्षित किया। और परशुरामपुर के ज़मीन पे मैंने भारतवर्ष के वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ियों को ला करके टूर्नामेंट कराया और खिलाया और तमाम अच्छे खिलाड़ियों, तमाम छात्रों को मैं अच्छे खिलाड़ी के रूप में बना करके समाज को और खेल जगत को सौंपा। सर, तमाम सारे छात्र आपके ऐसे होंगे जो आज स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेल कुछ लोगों ने खेला दे रहे हैं। कुछ लोगों ने खेला जरूर, जिले में खेल खेला, प्रांत में खेल खेला, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो लोग असामयिक मृत्यु की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जो और आगे नहीं बढ़ पाए। जिसमें से मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। जगदीश प्रसाद पाठक मझगवा के थे और उनको भी वहाँ बस्थनवा इंटर कॉलेज में खेल टीचर के रूप में नियुक्त किया गया था। वो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, उनको मैंने शिक्षित किया था खेल के लिए और बहुत अच्छे आगे निकल रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सर, आप टीचर के साथ साथ में आप अपना खुद भी विद्यालय चला रहे हैं। विद्यालय के माध्यम से बच्चों को नई दिशा दे रहे हैं। सर, रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद मेरे मन में आया कि परिवार हमेशा शिक्षा जगत से जुड़ा रहा है, तो क्यों ना एक इंटरमीडिएट कॉलेज खोल करके और उसमें बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा दिया जाए और स्वस्थ बनाया जाए, जिससे वो भारत के एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने को देश में साबित कर सकें। इसी उद्देश्य से मैंने एक इंटरमीडिएट कॉलेज शेर बहादुर सिंह ग्रामीण विकास इंटर कॉलेज का स्थापना किया और वो इंटरमीडिएट कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा कला संकाय में और विज्ञान संकाय में दोनों में मान्यता प्राप्त है और कार्यरत है, काम कर रहा है। सर, आप काफ़ी दिनों से प्रधान भी हैं अपने ग्राम पंचायत से। आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा सर कि आज के टाइम में बहुत नए नए प्रधान बनते हैं, कम उम्र में जीत जाते हैं चुनाव, या बहुत सारे लोग अपने उनके ग्राम पंचायत से कोई और लड़ने वाला नहीं रहता है, या रुपए के बल पर बहुत तमाम परिस्थितियों में लोग चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उनको अपने पद की गरिमा नहीं पता होती है कि प्रधान पद की गरिमा क्या होती है। थोड़ा सा हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे सर। देखें, हम बहुत दिनों तक प्रधान रहे हैं, मेरे परिवार के भी लोग रहे हैं और पिछले कई एक सालों से निर्विरोध प्रधान चुने जाते थे। आज की प्रधानी बड़ी मुश्किल हो गई है, बहुत जटिल हो गई है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार का और पैसे का बहुत
व्यापक इंट्रेंस हो गया है, प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से मतदाता अपने मन से वोट नहीं दे पाता है। वो कहीं पैसे के लालच में चला जाता है, कहीं जात के लालच में जाता है, वो अच्छे कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर पाता। किसी न किसी कारण से वो पीछे हट करके किसी ऐसे आदमी का चुनाव करने पे मजबूर हो जाता है जिसका समाज में और गांव में कोई वजूद नहीं होता है। तो जिस आदमी का गांव और समाज में कोई वजूद नहीं रहेगा, कोई वजन नहीं रहेगा, वो अगर ग्राम प्रधान चुन भी लिया जाता तो उस प्रधानी के नाते उसका महत्व नहीं बढ़ पाता है। इस नाते गांव प्रधानी में तमाम लोग परेशान रहते हैं। आरक्षण एक व्यवस्था ऐसी है जिसके तहत कभी कभी ऐसे लोगों को मजबूरन प्रधान बना दिया जाता है गांव पंचायत का या किसी भी आरक्षण में, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, कोई सरोकार ही नहीं होता है। प्रधानी कैसे किया जाता है, प्रधान पद की गरिमा क्या होती है, उसका निर्वहन वो नहीं कर सकते हैं। और अगर वो आदमी निहायत ही कमज़ोर है और वो गांव का प्रधान किन्हीं कारणों से, चाहे आरक्षण के कारणों से, चाहे धन के कारण से, चाहे जात के कारण से अगर बन जाता है, तो गांव के तमाम लोग ऐसे जो सबल और मजबूत स्वभाव के होते उसको अच्छे से प्रधानी करने नहीं देते हैं, दिक्कत करते हैं उसके सामने। बावजूद इसके भी चूंकि पद उसको मिला रहता है, जब तक उसका समय रहता है वो करता है। तो उसमें गांव के विकास का सवाल जो है वो नंबर 2 पे हो जाता है और शिथिल हो जाता है। आपसी रंजिश की वजह से गांव पीछे हट जाता है और विवाद पहले आ जाता है, जिसके नाते दिक्कत होती है। इस तरह से विकास नहीं सर, ग्राम प्रधान के क्या अधिकार होते हैं जो अपने गरिमा को बनाए रखें अपने उस अधिकार के तहत? ग्राम पंचायत के आज के पहले बहुत अधिकार थे, लेकिन मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो ग्राम पंचायत के अधिकारों को संकुचित कर रही है, घटा रही है, कमज़ोर कर रही है। जैसे गांव पंचायत एक है, इसमें तमाम ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनकी नियुक्ति गांव पंचायत होती है। जैसे शिक्षा मित्र की नियुक्ति जब हुई है तो गांव पंचायत ने किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का गांव पंचायत जिसको संस्तुति करता है उसी की नियुक्ति होती है। रोजगार सेवक जिसको संस्तुति करता है, जिसको नियुक्त करता है, उसी की नियुक्ति आज भी ये सिस्टम में है कि गांव पंचायत ही इनको नियुक्त करेगा। लेकिन सरकार ने इन लोगों के ऊपर गांव पंचायत का या ग्राम प्रधान का आधिपत्य खत्म कर दिया। सफाई कर्मी को सरकार ने नियुक्त किया है, उसमें ग्राम पंचायत ने कुछ नहीं किया है। लेकिन उनके पेरोल को गांव पंचायत का प्रधान आज भी प्रमाणित करता है कि इन्होंने 1 से 30 तारीख तक हमारे गांव में काम किया है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, वो काम करे ना करे, लेकिन उसको जो पैसा सरकार देती है उससे हमारा कोई वास्ता सरोकार नहीं है। रोजगार सेवक गांव पंचायत का ही काम करने के लिए नियुक्त होता है, मनरेगा का काम करने के लिए नियुक्त होता है, लेकिन उसको काम करता है नहीं करता है ये सरकार पैसा देने के पहले हमसे नहीं पूछती है कि आपका रोजगार सेवक कैसा है, इसको महीने भर आपका काम किया है कि नहीं किया है। इसी तरीके से और तमाम लोग हैं। शिक्षा मित्र के बारे में है, शिक्षा मित्र की नियुक्ति गांव पंचायत करती है। जिस जात और बिरादरी का था आरक्षण के हिसाब से शिक्षा मित्र किया, लेकिन उनके बारे में भी सरकार नहीं जाती है कि ये स्कूल जिस दिन खुलता है उस दिन ये आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं। सरकार जो है वो हम लोगों के अधिकार से उसको ख़त्म कर रही है, घटा रही है। तो गांव पंचायत का कार्य, उनका प्रशासनिक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगा। सामुदायिक शौचालय बनवाया है उत्तर प्रदेश सर। इसमें प्रश्न ये उठता है कि इतने बजट आते हैं, इतने उसके बाद में इतने सालों से ग्राम प्रधान ये पंचायती राज चल रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं गांव आज के टाइम में भी बहुत पिछड़ा हुआ, तमाम सारे कई ब्लॉक में ऐसे गांव हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि बजट इतना आता है, बजट निकलता भी, पैसा निकलता, फिर भी गांव का विकास रुका हुआ है। इसका क्या कारण है सर? इसका यही कारण है कि एक तो प्रधान कमज़ोर हो जाते हैं, जिनके अधिकार अपने अधिकारों का पता नहीं होता है, समुचित रूप से वो गांव का विकास नहीं कर पाते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं। कुछ अधिकारी भी, कर्मचारी भी उनको ब्लैकमेल करते हैं, सही सलाह नहीं देते हैं, सही दिशा में ले जाने नहीं देते हैं। जो पिछला कारण मैंने बताया कि गांव में कुछ ऐसे लोग दबंग किस्म के होते हैं जो कमज़ोर प्रधानों को
ढंग से काम नहीं करने देते हैं, और उसमें सरकारी अमला उनकी मदद नहीं करता है, उससे भी वो फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं और आ रही हैं दोनों चीज़ें। सर इसमें सर कितना बजट का प्रावधान रहता है? इसकी पूरी कार्य योजना 5 साल की सर प्रधान के अंडर में कितनी रहती है? कार्य योजना गांव पंचायत की 1 साल की बनती है, 5 साल की नहीं बनती है, 1 साल की बनती है। और उसमें पहले जो परंपरा थी गांव पंचायत में काम कराने की जी, वो कुछ और थी, आज की परंपरा कुछ और हो गई है। आज ये हो गया है कि उत्तर प्रदेश ने मनरेगा का एक फंड बना दिया है जो प्रदेश स्तर पे है, वो गांव स्तर पे नहीं है। तो उस प्रदेश स्तर के फंड में जो ग्राम प्रधान जितना भी मेहनत करके उसमें अपना कागज पत्र पूरा करके पैसा आहरित कर सकता है, वो उतना आहरित कर लेता है। और कुछ प्रधान जिनको कर्मचारी नहीं सपोर्ट करते या प्रधान बहुत मेहनत नहीं करते हैं, वो कम रह जाते हैं और लोग आगे हो जाते हैं। हाँ, उसमें कोई मतलब लिमिटेशन नहीं रह गया है कि आप इतने तक ही खर्च करेंगे। एक गांव पंचायतें किसी न किसी तरह से 40-40, 50-50 लाख रुपया खर्च कर लेती हैं वर्ष में, और कुछ लोग 10-5 लाख में रह जाते हैं। ये सिस्टम है, मतलब ये वास्तविकता यही है। जी सर, चूँकि आपने बताया कि इस प्रकार की समस्या प्रधानों के साथ में उड़ती है, जो ढीले पड़ जाते हैं वो अपना विकास नहीं कर पाते। आप सर उत्तर प्रदेश प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष हैं, इसके माध्यम से आपका क्या उद्देश्य है? किस प्रकार से आप प्रधानों की मदद करेंगे सर? हमारे संगठन का ये उद्देश्य है कि जो भी प्रधान अपना काम करने में पीछे रह जाते हैं और उनको हमारे संगठन के सख्त की आवश्यकता है, हम उनके साथ खड़े होकर के उनके गांव के विकास के लिए जहां भी वो अपेक्षा करेंगे हमसे, हम उनके साथ खड़े होकर के उनकी मदद करेंगे। जी सर, आज के टाइम में ब्लॉक पे एकदम लूट मचा हुआ है। ब्लॉक पे काम करवाते हैं, प्रधान को जाना पड़ता है। बहुत सारे प्रधान हमारे मित्र हैं, या बहुत सारों का मैंने इंटरव्यू भी किया है, बयान भी आया है। जब मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि ब्लॉक पे कुछ लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया कि इस प्रकार की मेरे साथ समस्या है कि वहाँ पे मुझे परसेंटेज देना पड़ता है, 45% मांगा जाता है, 47 मांगा जाता है, 50% तक मांगा जाता है। जो जैसा प्रधान है उससे वैसा ही पैसा वसूल लिया जाता है। काम क्षेत्र में गांव में हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे अधिकारियों को पैसा पहले ही चाहिए, अपना परसेंटेज ले लेते हैं, आप जो मर्जी वो कीजिए। इस प्रकार से सर प्रधानों के साथ में इतनी बड़ी समस्या आ रही है, कैसे आप इसको ख़त्म करेंगे? जैसे ये कहना कि ब्लॉक में लूट मची है, ये बहुत वाजिब नहीं होगा, ये अतिशयोक्त हो जाएगा। लेकिन उसमें सिर्फ ब्लॉक के लोगों की ही कमी नहीं है, उसमें हमारे साथियों की भी कुछ कमी है। जैसे हम अगर ये चाहेंगे कि हम बिना काम कराए पैसा ले लें जी, तो ये हमारी अच्छी इच्छा या अच्छी मनोवृत्ति नहीं होगी जी। और इसके विरोध में हम मजबूती से लड़ाई तभी लड़ सकते हैं, बहुत मजबूत लड़ाई तभी लड़ सकते हैं जब अपना दामन कुछ साफ हो। हमारा अपना खुद का दामन बहुत गंदा होगा तो इस लड़ाई को हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं लड़ पाएंगे जी। अगर कोई प्रधान ऐसा कहता है कि हमसे कोई अधिकारी इतना पैसा मांग रहा है और उसका संगठन को संज्ञान मिलेगा, तो हम लोग उस अधिकारी से मिल करके इस बात का जवाब भी चाहेंगे, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की भी व्यवस्था कराएंगे जी। सर इस विषय पे प्रधान व्यक्तिगत ज़्यादा बताते हैं कि मेरे पास ये समस्या आ रही, लेकिन वो खुलकर कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहते हैं। उनसे जब ये प्रश्न किया जाता है तो वो बोलने से डरते हैं, कहीं ना कहीं उनका बजट रोक लिया जाएगा, ब्लॉक से उनको बजट नहीं मिलेगा, अधिकारी उनको परेशान करेंगे, या खुद भी वो डरते हैं इस प्रकार का कदम उठाने से। लेकिन ये वाकई में समस्या है, चूँकि आपका बहुत बड़ा अनुभव है सर, इस पर थोड़ा सा आप ज़रूर बताएं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए बिना प्रधान के डरे हुए। जैसे समस्या है, इसको मैं भी एहसास करता हूँ, लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जी इस बात से डर जाते अंग्रेज़ों से कि हम अंग्रेज़ों के सामने जाएंगे तो हमको गोली मार देंगे, हमको जेल में भेज देंगे, हमको कुछ इस तरीके की यातना दे देंगे जिसको हम नहीं सह पाएँ,
सौंप पाएंगे तो संभवतः हमको आज की आज़ादी नहीं मिलती। हमको अपना अधिकार चाहिए, हमको अपना संघर्ष चाहिए, अपना सम्मान चाहिए, तो उसके लिए हमको सही रास्ते पे आना पड़ेगा, सत्यता से सारे लोगों को अवगत कराना पड़ेगा और उस अधिकारी से भी इस बात को कहना पड़ेगा कि आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो हम उसमें ज़्यादा मजबूती से उसकी मदद कर पाएंगे। अगर सर इस प्रकार की सर समस्या सांसद जी के पास में भी पहुंची है कि हमसे ज़्यादा परसेंटेज मांगा जा रहा है। सांसद जी, कुछ ग्राम प्रधानों ने उनके पास भी शिकायत किया है इसका। सांसद जी भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं और वो अपने देश के उच्चतम पंचायत के मेंबर हैं जी। वो कुछ भी सुनेंगे, उसका निराकरण भी वो दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी अधिकारी से पूछा कि आपने इनसे 50% का कमीशन मांगा है और उस वक्त प्रधान अगर नकार गया, उसने स्वयं ने इस कंप्लेंट को किया, तो मेरी क्या स्थिति बनेगी, जरा सा आप बताइए। जी। इस नाते वो पुरानी कहावत कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात नहीं हो पाएगी। पहले उनको सामने आना पड़ेगा, उसके बाद ही संगठन या जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी बड़ा नेता उसको सामने करना पड़ेगा। वो अच्छा तभी पड़ेगा, और ऐसे नहीं तो ये रिवाज ऐसे बनी रहेगी, ऐसे सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा हर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। तो उसके लिए तो जो मानक बना हुआ है लड़ाई का, उसके दायरे में आना पड़ेगा भैया। जी। सर अभी जल्दी में आपने देखा होगा, 2-4 दिन पहले न्यूज़ चल रहा था, पेपर में प्रकाशन भी हुआ है कि जो हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान हैं वो ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठते हैं। चूँकि ग्राम प्रधान हैं वो ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं। इस प्रकार की समस्या आ रही है कि वो ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठते हैं, उनका विरोध हो रहा है। देखें, प्रतिनिधि का चुनाव करना जो है वो जनप्रतिनिधि जो नियुक्त हो गया है, जो चुन लिया गया है, उसका ये अधिकार है जी। सांसद जी भी अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, विधायक जी भी अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और मंत्री जी भी अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ब्लॉक प्रमुखी भी अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। इसमें कोई ये परंपरा है, इसके बारे में और कुछ कहना नहीं ठीक है। लेकिन प्रतिनिधि ना तो कभी एमएलए हो सकता है, ना मंत्री हो सकता है, ना एमपी हो सकता है, ना ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि जो है वो ब्लॉक प्रमुख हो सकता है। वो उसके कार्यों को, उसके बताए हुए कार्यों को देख सकता है, लेकिन वो ब्लॉक प्रमुख नहीं हो सकता है। ना ब्लॉक प्रमुख के कुर्सी पे वो आसीन हो सकता है, बैठ सकता है। जी। उसको सेपरेट कुर्सी अपने के लिए एज ए प्रतिनिधि जो है उसको रखना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुखी की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता है। नहीं, जो ब्लॉक अध्यक्ष स्वयं है या खुद प्रधान, तो क्या एक प्रधान स्वयं प्रतिनिधि बन सकता है? वो तो ब्लॉक प्रमुख के ऊपर है, वो किसी को भी प्रतिनिधि बना सकता है। जी। वो उसमें तो कोई मानक ही नहीं डिसाइड है प्रतिनिधि बनाने के लिए। जी। भाजपा ने तो कह भी दिया है कि कोई भी प्रतिनिधि जो है नात बात रिश्तेदार और इस तरीके का कोई आदमी होगा तो उसको प्रतिनिधि नहीं बना सकता है। ये तो है, सरकार की ये व्यवस्था है ऐसी है, लेकिन उन्होंने बना दिया तो क्या किया जाएगा। सर जो नए प्रधान हैं उनके लिए क्या मैसेज है? बहुत सारे नए प्रधानों को एक मीटिंग करके उनको क्लास लिया जाएगा, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अवगत कराया जाएगा। जी। दोस्तों, अभी तक आप सभी शेर बहादुर सिंह जो कि उत्तर प्रदेश प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष हैं, आप सभी ने उनको सुना कि प्रधानों की क्या स्थिति है आज के टाइम में। उनको अपने अधिकारों को किस तरीके से समझना चाहिए, अपने कर्तव्यों को किस तरीके से समझना चाहिए। अगर ब्लॉक में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, उनसे परसेंटेज मांगा जा रहा है, तो बिना डरे हुए अपने जिलाध्यक्ष महोदय से, अपने ब्लॉक अध्यक्ष महोदय से या प्रदेश अध्यक्ष जो भी इस प्रकार की समस्या है उनसे अवगत कराएं और मजबूती के साथ इसमें लड़ाई लड़ें, तभी इस प्रकार की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। ये पीछे से बात करने से नहीं ख़त्म होगा, इसके लिए आवाज़ मुखर करनी पड़ेगी और इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तभी इस प्रकार की समस्या ख़त्म की जा सकती है। सर आपने नए प्रधानों के लिए इतना सारा टिप्स बताया, उनके अधिकार बताए, उनकी कार्य योजना बताई, उनके प्रधान पद की गरिमा आपने बताया, सभी से आपने रूबरू कराया कि उनको कैसे अपने आप को महसूस करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के लिए मैं उनकी तरफ से, अपने स्वयं की तरफ से मैं आपको सर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने इतना सब कुछ बताया, धन्यवाद सर।